कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह कि आज हम एफएससी फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की जो है स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहला जो है कुछ वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से रिलेटेड। तो आज मैं जो है चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, जिसमें हम प्रॉब्लम नंबर 4.1 से लेकर 4.8 तक जो है हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, न्यूमेरिकल अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत आसान होते हैं, ठीक है। आपने जस्ट फार्मूला याद करना है और फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना है उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन को आपने हमेशा 3 स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। शुरू में आप उसका डाटा लिख दें, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया होगा, क्वेश्चन को समझकर डाटा लिख दें। फिर आपने निकालना क्या है वो लिख दें, टू फाइंड आउट कि आपने क्या निकालना है, फिर आप सोल्यूशन की तरफ चलें, ठीक है। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 4.1 से लेकर 4.4 तक जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको नज़र आएगा ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है। तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। फिर भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, हम आते हैं फिज़िक्स फर्स्ट ईयर न्यूमेरिकल नंबर 4.1 की तरफ, जिसमें वो कह रहा है कि अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग. जो स्टेटमेंट में जो बात कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि एक जो बंदा है वो लॉन मोवर को धकेल रहा है. लॉन मोवर क्या होती है? ये घास काटने वाली मशीन होती है, ठीक है. धकेल रहा है उस लॉन मोवर को वो बंदा किस फोर्स के साथ? 40 न्यूटन फोर्स के साथ, ठीक है. और हॉरिजेंटल के साथ, ठीक है. ये जो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा रहा है उस पर जो एंगल अप्लाई हो रहा है वो कितना है? 20 डिग्री का है. मतलब जो एंगल बन रहा है इस फोर्स को लगाने के लिए, ठीक है, वो एंगल कितना है? 20 डिग्री है. फिर जो है हमारे पास क्या कह रहा है? कहता है उस बंदे ने कितना काम किया कि अगर उसने जो है एक टुकड़ा काटा घास का जिसकी लंबाई कितनी थी? 20 मीटर थी. तो आई थिंक आपको सवाल समझ आ चुका होगा, ठीक है, कि एक बंदा है घास वाली मशीन को पे वो फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन की, ठीक है. हॉरिजेंटल के साथ डाउनवर्ड की तरफ जो फोर्स लगा रहा है, किस एंगल पे वो फोर्स लगा रहा है वो है 20 डिग्री, ठीक है. तो 20 मीटर लंबी जो है लंबा जो घास का टुकड़ा काटने के लिए उसको कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है, ये वो बात कर रहा है. तो देखें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? डाटा लिखना पड़ता है. डाटा जो है हम जो है इसका लिखेंगे तो हमें फोर्स हमने कितनी अप्लाई की है? 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, ठीक है. ये एक डाटा हो गया हमारे पास मवाद आता जा रहा है. फिर हमें एंगल की भी उसने बता दिया कि किस एंगल पे उसने फोर्स अप्लाई की है. 20 डिग्री के एंगल पे उसने फोर्स अप्लाई की है. कितना लंबा जो है घास का टुकड़ा उसने काटा, उसकी लेंथ उसने बता दिया 20 मीटर. मगर लेंथ को हम डिस्टेंस की सूरत में लिखेंगे, ठीक है, चूँकि जो वर्क का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है उसमें डी का जिक्र आएगा ना कि एल का, ठीक है. तो एल लेंथ हो या डिस्टेंस हो, दोनों इंटरचेंजेबल है चूँकि दोनों का यूनिट एक जैसा होता है, ठीक है. तो हम एल की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे. तो ये हमारे पास क्या है? डाटा. 3 चीज़ें हमें दी गई हैं और हमने क्या निकालना है? वर्क डन, कि उस बंदे ने कितना काम किया थ्रू लॉन मूवर, मतलब घास काटने वाली मशीन के थ्रू. हमारे पास फार्मूला होता है वर्क का F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट. जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट खोलोगे, ठीक है,
इस डॉट को ख़त्म करोगे आपको कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, डी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, कितनी है, 20 डिग्री है। तो ये हमारे पास जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो देखें cos 20 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है वो हम देख लेते हैं। cos 20 की वैल्यू को आपने फिर 20 एंड 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें जी, cos 20 ज़रब 20 ज़रब 40। ठीक है, तो ये राउंड अबाउट जो है हमारे पास 751.68 या 75 के आसपास जवाब आएगा। आपने इस डेसिमल पॉइंट को पीछे लेके आना है, 2 डिजिट्स पीछे लेके आओगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 7.5 10⁻²² जो के आसपास जो है हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, आपने 1 से 10 की वैल्यू के बीच में रहना होता है, तो इसी वजह से हम इसको 2 डेसिमल पॉइंट पीछे ले आए हैं। तो इसका मतलब जो उस बंदे ने काम किया है घास के टुकड़े को काटने के लिए, वो कितना काम किया है, 7.5 10⁻² जूल्स का काम किया है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.2 की तरफ। देखेंगे वो क्या कह रहा है। कहता है कि एक रेन ड्रॉप है, बारिश का एक कतरा है जिसका मास कितना है उसने हमें बता दिया, 3.35 10⁻⁻5 किलोग्राम। ठीक है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब इस पर 2 किस्म की फोर्सेस लग रही हैं, चूँकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और हवा की फ्रिक्शन भी होगी यहाँ पर, तो 2 किस्म की इस पर फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, तो कहता है इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, इसने तकरीबन कितना फासला तय किया है, इस बारिश के कतरे ने जिसका मास इतना था जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, इसने कितना फासला तय किया है, 100 मीटर का फासला तय किया है। जब इसने 100 मीटर का फासला तय कर लिया है तो इसने कितना काम किया, ड्यू टू ग्रेविटी और ड्यू टू फ्रिक्शन, चूँकि इस पर फ्रिक्शन भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, और ग्रेविटी भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो उसके लिहाज से हमने वर्क निकालना है। तो जो डाटा उसने हमें दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले तो हम डाटा लिख देते हैं। देखिए हमें रेन ड्रॉप का मास बताया हुआ है, उसको मैंने स्मॉल m से तय किया, वो कितना है, 3.35 10⁻⁻5। कितनी हाइट से वो मतलब उसने कवर करनी है, कितना डिस्टेंस उसने कवर करना है या कितना फासला उसने कवर करना है। ठीक है, उसको हमने ऐसे ज़ाहिर कर दिया, h कितना है हमारे पास, 100 मीटर है। ठीक है, ये 2 वैल्यू उसने हमें दी हुई हैं। वर्क डन, ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन हुआ वो हमें निकालना है WG। ठीक है, और फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन हुआ वो हमें निकालना है WF। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, 2 फार्मूलाज लगाएंगे और जवाब निकाल देंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या है, फार्मूला है W/G, F/D लिखना चाहिए लेकिन हमने F/H लिख दिया है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट को खोला हमारे पास क्या है, cos थीटा लगेगा, FH × cos थीटा। ठीक है, F किसके बराबर है, mg के बराबर है। ठीक है, F तो वैसे बराबर होता है ma के बराबर, इसके बराबर होता है ma के बराबर, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है ना वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है। बारिश के कतरे ने नीचे आना है ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने ma नहीं लिखना है, इसको mg लिखना है, और ये h वैसे का वैसे, cos थीटा वैसे का वैसे। ठीक है, m की वैल्यू पुट कर दी आपने 3.35 10⁻⁻5 और आपने g की वैल्यू पुट कर दी 9.8 × 100। अब थीटा की वैल्यू वो 0 क्यों ले रहा है जी, देखो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स भी नीचे की तरफ है और हमारा जो ड्रॉप है, रेन का ड्रॉप है, वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या काम करोगे, एंगल 0 ले लोगे, दोनों की डायरेक्शन चूँकि सेम है। ठीक है, तो एंगल क्या ले लोगे, 0 ले लोगे।
तो cos 0 वैसे ही 1 के बराबर होता है। आपने 109.8 और 3.35 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास जवाब आ जाएगा। अच्छा 3.35 10⁻⁻5, ये अक्सर स्टूडेंट्स को मसला होता है कि हम कैसे लिखें। 3.35 ये एक्सपोनेंट का बटन दबा देना है, -5 लिख देना है, ये आपके पास आ जाएगा। इसी को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दो। देखो 0.0328 हमारे पास जवाब आ गया। वर्क का यूनिट हमेशा आपने जॉल में लिखना है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हमारा हल हो चुका है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि जब ड्रॉप नीचे की तरफ आएगा उस पर एयर की फ्रिक्शन भी होगी। तो देखें फार्मूला उसी किस्म का है, ये दो वेक्टर्स हैं फोर्स और एच के, हाइट के। जैसे डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करोगे कॉस थीटा आ जाएगा, एफ़ की जगह एम जी आ जाएगा। मैंने बता दिया कि एम जी क्यों आएगा, क्योंकि मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है। थीटा की वैल्यू 180 ले रहा है वो। अब यहाँ पे क्या है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगी ड्रॉप की, वो कोशिश करेगी ड्रॉप नीचे की तरफ ना आए, ठीक है, और ड्रॉप नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इसी ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से जो एंगल हम लेंगे, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल लेंगे। कितने डिग्री का एंगल लेंगे, 180 डिग्री का एंगल लेंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री का एंगल cos 180 -1 के बराबर होता है। इन सारी वैल्यूज़ को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास माइनस में जवाब आएगा, ठीक है। चूँकि ये नेगेटिव में क्यों जवाब आया, चूँकि फ्रिक्शन जो है काम उल्टा ही करेगी, मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। वो तो ये कोशिश करेगी कि जो ड्रॉप है रेन का, वो बजाय इसके कि नीचे आए वो ऊपर की तरफ रहे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन शो किया गया है। नेगेटिव साइन किसको शो करता है, फ्रिक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ चुका होगा 4.2, जिसमें आपको मास दिया हुआ था, एच दिया हुआ था, ठीक है। हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना था। डब्ल्यू जी हमने निकाल दिया F/H के फार्मूले से। F/H को हमने FH cos थीटा लिख दिया। इस पहले पार्ट में आपने याद रखना है कि थीटा आपने 0 के बराबर लेना है, और इसी तरीके से आपने दूसरे पार्ट में भी यही फार्मूला यूज़ करना है, मगर थीटा जो है 180 डिग्री के बराबर लेना है, और आपके पास नेगेटिव में जवाब आएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन इस जो क्यों आ रहा है, ये फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, ठीक है। फिर हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर किसकी तरफ, 4.3 की तरफ। 4.3 की तरफ हम आते हैं। ये देखें हमारे पास जो है 4.3 प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है, कहता है हमारे पास 10 ईंटें हैं, ठीक है। हर ईंट जो है 6.0 सेंटीमीटर मोटी है। इसका मास कितना है हर ईंट का, 1.5 kg है। बिल्कुल फ्लैट पड़ी हुई है टेबल पर, एक टेबल पर फ्लैट सीधे टेबल पर मतलब पड़ी हुई हैं इस तरीके से, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन टू स्टैक दैम ऑन द वन ऑन द टॉप ऑफ एनदर। मैंने एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखनी है, ठीक है। इसका मैंने टोटल 10 ईंटें रख देनी है एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल सीधी, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर आए ऐसे सीधी करके, एक के ऊपर दूसरी आए, दूसरी के ऊपर तीसरी आए, इस तरह 10 ईंटें आ जाएं, ठीक है। बिल्कुल ही एक फ्लैट टेबल पे जो है पड़ी हुई है। तो कहता है ये 10 ईंटें रखने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें उसमें पूछी है। देखो मास ऑफ ईच ब्रिक उसने हमें बता दिया है, मास ऑफ ईच ब्रिक वो हमें बता चुका है, हर ईंट का वज़न हमें वो बता चुका है। हर ईंट की वो हमें थिकनेस भी बता चुका है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से जब भी मीटर में जाना होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, हमारे पास क्या आ गया, मीटर में जवाब आ गया। तो आपने 6 को 100 से डिवाइड करना है, 0.06 मीटर। साथ ही आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स भी आपको उसने बता दी है, कितनी है, 10 ब्रिक्स हैं।
इन 10 ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर जो है अरेंज करने के लिए, रखने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हमें उसने बता दिया कि हमने ये वर्क निकालना है। इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। W1 हम 0 ले रहे हैं। W1 हम 0 क्यों ले रहे हैं? पहली जो ईंट है ना, पहली ईंट बिल्कुल जो है टेबल के बिल्कुल साथ पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। असल में जैसे जैसे ईंटें ऊपर आती जाएंगी ना, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल 0 है, बिल्कुल ये टेबल के साथ है। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस ईंट की थोड़ी ज़्यादा होगी, इस ईंट की और ज़्यादा होगी, इस ईंट की और ज़्यादा होगी, लेकिन जो सबसे नीचे जो होगी ना, इस पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम से कम होगी, मतलब कम से कम इस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके लिए मैं W1 क्या ले लिया? 0 ले लिया। ठीक है, तो आप यही समझो कि यहाँ पे H 0 था। H क्या था? चूँकि बिल्कुल टेबल के साथ है। जब H 0 था तो H 0 क्या काम करेगा? G और M के साथ जब ये मल्टीप्लाई खाएगा, ये सबको 0 कर देगा। ठीक है, अब जनाब अली आपने क्या काम करना है? W2 निकालना है। इससे आपने W1 से लेकर W10 तक जो है ना, आपने वर्क निकालने हैं। वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क का फार्मूला क्या होता है? mgh cos थीटा। अभी मैं पढ़ा के आया हूँ पिछली प्रॉब्लम में। ठीक है, तो देखें cos की वैल्यू वो 0 ले रहा है, और आगे इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा, क्योंकि cos की वैल्यू जो है मतलब cos थीटा की वैल्यू वो 0 ले रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसमें आपने बस ये बात याद रखनी है कि देखें हमारे पास जो है, जो ईंट है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जो है ना, इसकी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है क्या है हमारे पास, तो आप ऐसे समझें कि देखें ये जो हमारे पास ब्रिक्स हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक ही डायरेक्शन में है। जब ये पैरेलल हैं तो एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो थीटा की वैल्यू हर फार्मूला में 0 होगी, तो cos 0 जो है 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास W2 क्या आ जाएगा? mgh। ठीक है, अब आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, चूँकि आपको पता है cos 0 जो है 1 के बराबर है। तो अब आपने क्या काम करना है? W3 के लिए mg वैसे का वैसे ही, ठीक है, h को आपने 2h कर देना है। h का काम कर देना है 2h कर देना है। ठीक है, मतलब एक हाइट आपने बढ़ा देनी है, h के बाद 2h कर देना है। तो मेरे पास क्या फार्मूला आ जाएगा? 2mgh। इससे आप W4 निकालना चाहते हो तो आपने mg को वैसे का वैसे ही लिखना है। ठीक है, और अब आपने क्या काम करना है? एक हाइट मज़ीद बढ़ा देनी है, क्योंकि ईंट बढ़ रही है ना, तो हाइट भी बढ़ती जाएगी। तो 2h को 3h कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 3mgh। इस तरह अब आपने क्या काम करना है? W5 निकालना है। mg वैसे का वैसे, एक हाइट मज़ीद बढ़ा देनी है आपने, चूँकि ईंट बढ़ती जा रही है, तो आपने 3h से 4h कर देना है। हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? 4mgh। इस तरह करते कराते आपने यहाँ तक पहुँच जाना है। यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा? mg इंटू 9h। मतलब एक एक अगर आप इसके लिहाज से देखें, w के लिहाज से देखें, यहाँ वैल्यू क्या है? 10 है, मगर हाइट आपने क्या रखनी है? एक कम रखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? nh आ जाएगा, 9h आ जाएगा। 9h को mg के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा? 9mgh। तो इसको बड़े ही आराम से समझने की कोशिश करनी है, बड़ा इजी है। ठीक है, इस तरह के आपने 10 फार्मूलाज बना देने हैं, 10 वैल्यूज़ निकाल देनी है। टोटल वर्डन निकालना चाहते हो, तो भाई 10 ईंटें लगाई गई हैं, तो काम तो 10 ईंटों की वजह से होगा ना। तो आपने क्या काम करना है? 10 ईंटों का काम लिख देना है। W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10। इन तमाम वर्क्स को आपने जमा कर देना है। इन सब की वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाली हुई हैं। W2 की वैल्यू, W3 की वैल्यू, W4 की वैल्यू, W5 की वैल्यू, अप टू W10 की वैल्यू। इन सब वैल्यूज़ को आपने जो है जमा कर देना है। mgh इसमें कॉमन है,
इन तमाम वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, 1 है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इन सबको जब जमा करोगे जवाब क्या आएगा, 45। ठीक है, 45 mgh फार्मूला हमारे पास बन चुका है। m की वैल्यू हमें दे चुका था 1.5। ठीक है, g की वैल्यू हमें दे चुका था, कितनी थी, g की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें वैसे ही पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है, 9.8। और उसका यूनिट क्या होता है, मीटर/सेकंड स्क्वायर, मीटर/सेकंड स्क्वायर। और ये जो है हमारे पास h की वैल्यू हमें यहाँ मालूम है 0.06। इन सब को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास तकरीबन 39.69 के आसपास जवाब आएगा, जो कि तकरीबन राउंड अबाउट जो है 40 जॉल्स के बराबर बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्क के लिए आप जॉल का यूनिट इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में भी हमने ये समझ लिया कि 10 ब्रिक्स को एक जगह इकट्ठा अरेंज करने के लिए, मतलब एक के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी के ऊपर तीसरी ईंट, इस तरह 10 ईंटें रखने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, वो काम हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम, 4.3। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.4 की तरफ। कहता है एक कार है जिसका मास है 800 kg। ठीक है, वो किस स्पीड के साथ जो है हरकत कर रही है, तकरीबन 1 घंटे में 54 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। ठीक है, मगर जो है 60 मीटर का फासला तय करने के बाद वो रेस्ट पोजीशन पे आ गई है। ठीक है, तो कहता है आपने क्या निकालनी है, इसकी एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है। मतलब इसकी फोर्स ऐसा ऐसा कम हो रही है ना, जब चूँकि ये रेस्ट की तरफ आ रही है तो इसकी फोर्स ऐसा ऐसा कम हो रही है, तो हमने ये रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है कार की। और एंड में हमने ये निकालना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। डाटा में सबसे पहले मास देखो 800 kg दिया हुआ है, वो मैंने लिख दिया। शुरू की जो कार की रफ्तार है वो 54 km/h है, जिसको मैंने VI ज़ाहिर कर दिया है। ठीक है, आप इसको HR लिखें या H लिखें, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। R को R से काट दिया, किलोमीटर को किलोमीटर से काट दिया। मेरे पास जो है ऊपर आएगा 54,000, नीचे आएगा 3600, इनको आपस में डिवाइड कर देना आप, हमारे पास क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड के आसपास हमारे पास जवाब आ जाएगा। चूँकि हमारी कार रेस्ट पोजीशन पे आ रही है, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हमें मतलब अब वो 54 किलोमीटर/h की रफ्तार से हरकत कर रही है और 60 मीटर के बाद वो रेस्ट पोजीशन में आ रही है। 60 मीटर का फासला तय करने के बाद वो रेस्ट पोजीशन में आ रही है, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, और डिस्टेंस उसने हमें दे दिया, कितना कवर कर रही है वो, 60 मीटर का फासला तय कर रही है। तो ये सारा हमें डाटा की सूरत में लिख दिया। निकालना क्या, हमने एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की इक्वेशन लगाओगे। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, मेरे पास FD, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi²। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पे देखो 1/2 और m तो कॉमन है, इसको बाहर निकाल दोगे, अंदर क्या लिखोगे, फिर vf² माइनस vi²। अब सारी वैल्यूज़ आपको मालूम है, जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम करना है, आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये देखो हमारे पास f की वैल्यू 60, ये d की वैल्यू 60। ठीक है, f वैसे का वैसे ही, और ये m मास हमारे पास 800 था, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, ये 2 वैसे का वैसे ही। vf फाइनल वेलोसिटी 0 थी, 0 का स्क्वायर 0 के बराबर होता है, मैंने 0 लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 15 थी, मीटर पर सेकंड के लिहाज से जो निकाली गई थी, उसका ले लिया हमने 15 का स्क्वायर। ठीक है, 800/2 400 के बराबर होता है, 115 का स्क्वायर ले लोगे
225 बनता है। 0 में से जब ये माइनस होगा तो माइनस में वैल्यू लिखी जाएगी। 60 को उधर ले आओ, 60 को उधर ले आओ, ठीक है। 60 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 60 पे डिवाइड करो, हमारे पास क्या जवाब आएगा? 1500 न्यूटन जवाब आएगा, ठीक है। और चूंकि इसका नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? नेगेटिव साइन इसी वजह से आ रहा है कि हमारी जो है रफ्तार कम हो रही है कार की। हमारी कार रेस्ट पोजीशन पे आ रही है, तो रेस्ट पोजीशन में आने की वजह से इस पर नेगेटिव का साइन आ गया, ठीक है। अब चूंकि कार की वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। तो कहता है सो इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड बिकम ज़ीरो, और एट लास्ट बिलाखिर जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। ड्यू टू किसकी वजह से? फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वजह से, क्योंकि कार पर फ्रिक्शन ऑफ फोर्स भी अप्लाई हो रही होगी, हवा की फ्रिक्शन होगी, ज़मीन की फ्रिक्शन होगी, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो मैंने आज आपको 4 न्यूमेरिकल कराए हैं 4th चैप्टर के। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें बस आपने क्लियर कर यही याद रखना है कि पहले गिवन डेटा, फिर जो है आपने निकालना क्या है, फिर इसके सोल्यूशन को जो है आपने देखना है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।